साथियों, मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं आपको आज हिंदी क्लास लेने जा रहा हूँ। आप सबको हिंदी पढ़ाऊँगा, ठीक है। और मेरी पहली क्लास होगी वर्णमाला, क्योंकि पहले अगर आपको वर्णमाला की सभी जानकारियाँ हैं तो आप अच्छे से हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बेसिक नॉलेज भी ये है और इसे जानना अति आवश्यक है आपके साथ, ठीक है। आइए वर्णमाला हम लोग फर्स्ट दिन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वर्णमाला क्या होता है ये आप लोग थोड़ा जान लीजिएगा। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोला जाता है माला, माला शब्द आता है तो जैसे माला की गुत्थी से बनता है एक माला शब्द बोला जाता है, तो उसी तरह वर्णों के व्यवस्थित क्रम से वर्णमाला बनता है। वर्णमाला कितने होते हैं? वर्णमाला 52 होता है, ठीक है। अब 52 कहाँ से आते हैं, कैसे होता है, तो उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि ये 52 है कि नहीं है। फिर हमारे वर्णमाला 52 होता है। कितना होता है बेटा? 52। अब 52 कहाँ से है वो थोड़ा आप देख लीजिएगा, शायद 52 ना हो और अभी और कहीं से मिलाना पड़े, तो 52 हम कंप्लीट करने के लिए कहाँ से आता है तो वो थोड़ा आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ से अ से अह तक 13 होता है, ठीक है। अ से अह तक 13 होता है और ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब आपके वर्ण तो टोटली 50 हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको बताया था कि 52 होता है, तो ये 2 कहाँ से आता है अब उसे हम थोड़ा जानते हैं, ठीक है ना। आपने कभी देखा होगा कि कोई शब्द लिखा रहता है वहाँ पे, जैसे पढ़ शब्द लिखा रहता है और कहीं कहीं पढ़ा शब्द, तो आप ये देखिए ये जो ढ है तो ये ड़ होता है, ये भी तो कहीं से तो आता है और बच्चे ये भी नहीं समझ पाते कि ये कहाँ से आता है। बस जैसे बुक में पढ़ाया जाता है उस तरह रट डालते हैं, ठीक है। लेकिन आप जानिएगा ये कहाँ से आता है, इसका नाम क्या है। और तो हम देखते हैं कि एक उत्तर ढ, एक तो ढा, ठीक है। ये 2 अलग से वर्ण होते हैं। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि व्यंजन में ये जुड़वा भाई में है, ठीक है। कौन कौन है? ड ढ, इनके जुड़वा भाई ये हैं, ठीक है। और इनका नाम क्या है? अब भले भी इनका ये ड है ये ढा है, लेकिन इनको ढ ढा बोलते हैं, इनको अलग से नाम दिया गया है। इनको हम लोग द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग या द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है। इसका 2 नाम होता है, जैसे द्विगुण व्यंजन के नाम से हम जानते हैं और उच्छिष्ट व्यंजन के जिस नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये बताइएगा द्विगुण व्यंजन कौन सा है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन ये रहेगा, तो आपको राइट आंसर ये वाला लगाना है। क्योंकि आपको जब पता रहता है ना कि ये द्विगुण व्यंजन है तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता। तो आप सबसे बड़ी दिक्कत आप उच्छिष्ट व्यंजन, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि उच्छिष्ट व्यंजन कौन है उसे आप बताइए। उच्छिष्ट व्यंजन ये होता है, इसी को उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि उच्छिष्ट व्यंजन कौन है तो ये ही दिया रहेगा और आपको यही राइट आंसर करना पड़ेगा। अब बात आई वर्णमाला 52, हमने आपको बताया 50 तक तो हमने आपको ऐड करा दिया, लेकिन ये जो 2 होता है ये भी आपको 52 हो जाएगा। तो ये 52 अब कंप्लीट वर्णमाला है, ठीक है। अब बात आती है, हमने आपको बताया कि वर्णमाला 52 होता है और उसको बता भी दिया कि कहाँ से कहाँ होता है। अब आई और स्वर
स्वर और व्यंजन। ठीक है, पहले हम लोग स्वर पढ़ते हैं, आप स्वर जानेंगे, उसके बाद हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन क्या होता है, किन किन नामों से इसे जानते हैं। वर्णमाला में हम देखते हैं स्वर। ठीक है, तो स्वर आपके कितने होते हैं? स्वर भैया आपके 11 होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं ये थोड़ा आपको जानना अति आवश्यक है। स्वर हमेशा आपका 11 होगा। अब 11 कौन कौन सा है वो भी थोड़ा जान लीजिएगा। आ से लेकर अ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका ये 11 है, ये आपका स्वर होता है। ठीक है ना। अब बात आती है कि स्वर तो आपके 11 हो गए, आप इसे देख भी सकते हैं और गिन लीजिएगा, आपकी ये 11 है। ठीक है। अब बात आती है कि अनहा, अनहा को क्यों हम नहीं जोड़ते हैं? तो अनहा जब बात यह है कि अनहा को हम ना तो स्वर अपने परिवार में रखना चाहता है, ना तो व्यंजन रखना चाहता है, तो अनहा जाए तो जाएगा। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें स्वर में भी नहीं सम्मिलित कर रहे हैं, हमें ना तो व्यंजन में सम्मिलित कर रहे हैं, तो हम अपना परिवार एक खुद का बना लेंगे और उसका नाम हम जो होगा वो देंगे और हमारा भी कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है, तो अनहा को हम लोग हमें इनका एक अलग सा जो परिवार है, तो ये होता है अयोग वर्ग, अयोग वर्ग, ये दोनों का नाम ही अयोग है। ठीक है। अब बात आई कि अयोग वर्ग तो ये दोनों को बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों को अयोग वर्ग बोलते हैं, लेकिन अब इनका भी तो नाम होगा। ये अन का नाम होता है अनुस्वार और आहा को हम लोग विसर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये विसर्ग शायद आप लोग इसको सुने होंगे, ये संधि में भी आएगा, विसर्ग संधि। ठीक है ना। तो आप यहाँ जाने रहेंगे कि ये विसर्ग क्या है, तो आपको संधि में दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि सर 11 होता है और जो अनहा है, इसे दोनों ने कहा कि हम अपने परिवार में आपको नहीं रखेंगे, तो इन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम अपना एक अलग सा घर बनाते हैं और उसका नाम पड़ा अयोग वर्ग। तो कभी भी क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए कि अयोग वर्ग क्या कौन से वर्ण होते हैं, तो आपको ये दोनों अगर हैं तो आपको राइट आंसर लगा देना है। अब बात आती है, क्वेश्चन में पूछ लेगा कि अनुस्वार कौन सा वर्ण है, तो आपको अनुस्वार वर्ण पहचानना है। अनुस्वार इसका नाम होता है। ठीक है, ये आपका अनुस्वार है। एक ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, तो आपको अनुस्वार अन को टिक कर देना है, क्योंकि यही राइट आंसर है। और क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे कहेगा कि ये बताइए कि विसर्ग वर्ण कौन सा है, तो आपको तो जानते हो ना विसर्ग वर्ण ये है, तो आपको राइट आंसर विसर्ग ये लगा देना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि स्वर में इनका और क्या नाम होता है। अब इसमें और क्या जानकारियां हैं, हम उसे थोड़ा आपको बताना चाहते हैं और आप भी थोड़ा इसे परिचित हो जाइए। आपने सुना होगा उच्चारण के हिसाब से एक ह्रस्व स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर और ये होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर कौन कौन से आपके स्वर होंगे, तो आप जान लीजिएगा अ, ई, उ और रे। अच्छा, एक बात और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी रिस की मात्रा कहीं लगी रहती है, तो हमेशा हम लोग उसका उच्चारण री से करते हैं। जैसे ये रिश है, ठीक है, और रिश की मात्रा ये है, तो इसका उच्चारण हम लोग हमेशा री से करते हैं। जैसे ये काम में जिसकी मात्रा लगा दिए
तो इसे हम लोग क्री बोलेंगे, ठीक है, क्री त ज्ञान, कृतज्ञ, ठीक है। तो हम लोग इसका उच्चारण री से करते हैं, तो शायद आपको पता रहा हो, अगर नहीं पता तो आपको अब जानकारी हो गई होगी, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि हाउस स्वर 4 होते हैं। पूछ लेता है क्वेश्चन में कि हाउस स्वर कितने होते हैं, तो भैया आपको ये यहाँ से अगर जानकारी है तो आप बता सकते हो कि हाउस स्वर 4 होते हैं। और हाउस स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आप इसे थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। कभी रटने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि रटा हुआ आप भूल जाएंगे, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो जरूर आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें रटिएगा नहीं, प्रैक्टिस करिएगा। कोई बच्चे हिंदी कभी बोलते हैं कि हिंदी रट लीजिएगा, बच्चा कहते हैं कि हिंदी क्या एकदम सिंपल होता है। हाँ, हम भी कहते हैं सिंपल होता है, लेकिन इतना सिंपल भी मत समझिएगा कि हिंदी सिंपल होता है। आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा। बिना समझे आप हिंदी का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप उठा के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आप वर्णमाला अच्छे से पढ़े हैं तो वहाँ पे आपको तनिक भी दिक्कत आने वाला नहीं है। अब बात हुई हाउस स्वर 4 होते हैं, तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। अब जो और बच्चे हैं वो आपके दीर्घ स्वर होंगे, कौन कौन सा होता है और क्यों होता है। अब बात आती है कि दीर्घ स्वर, तो हमने बताया कि आपको यही होगा दीर्घ स्वर, लेकिन क्यों होता है इसे तो थोड़ा आप जान जाइए। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होता है, आ और ई, और दूसरा है ओ, ये तो ले चुके हैं हम लोग। एक होता है ए और ए, और इधर हम और आपको बता दे रहे हैं ए ओ, ठीक है। तो आपके 7 होंगे, ठीक है, 1 3 4 5 6 7। अब आपके दीर्घ स्वर 7 होते हैं। अब ये क्यों दीर्घ होता है, क्योंकि जब इसको हम उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारा कम से कम समय उच्चारण में लगता है, जैसे ओ ई उ री। और इसका उच्चारण करने में, इसका नाम ही दीर्घ है, लंबा, मतलब थोड़ा ठहराव के साथ ऐसे बोल रहे थे, ओ ई उ, ठीक है। तो इसको थोड़ा दीर्घ और दीर्घ तक उच्चारण करते हैं। अब क्यों होता है ये जानिएगा। जैसे आ प्लस आ मिलके आपका क्या होता है, बड़ा अ। जैसे हम लोग बड़ा आ नहीं बोलेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को जब सिखाते हैं तो बच्चा, आप उससे कैसे समझाएं कि ये कैसा रीडिंग होगा, कैसा इसका उच्चारण होगा, तो वो अभी नहीं समझने, इसीलिए हम लोग छोटा बड़ा उससे सिखा देते हैं। लेकिन हम लोग उस तरह उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब बड़े हो चुके हैं। जो उच्चारण है, जो है सही है, तो उसका उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो इसे अ बोला जाता है, और ये ई मिलके आपका ई, और ये ऊ अब बात आती है कि चलिए ठीक है, इतना तो आपको पता हो गया कि आ मिलके आ बनता है, ई मिलके ई बनता है, ऊ मिलके ऊ बनता है। अब ए, अब ये किन वर्णों से मिलके बनेगा, तो इससे भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। आ प्लस ई, आ प्लस ई से मिलके आपका ए बनता है, और आ प्लस ए मिलके आपका ए बनता है, ठीक है। अब बात आती है ओ, इन दो वर्णों के मिलके बनता है, तो आ प्लस ऊ से आपका ओ बन जाएगा, ठीक है। अब बात है और किन से मिलके बनेगा, आ प्लस ओ मिलके आपका ओ बनेगा। इसे भी आपको रटना नहीं है, एक दो बार आप इसका रिवीजन करिएगा, आपको तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। देखें कितना सिंपल है, आ मिलके आ बना, ई मिलके ई बना, ऊ मिलके ऊ बना, और आ प्लस ई मिलके ए बना, और वही वाला सेम डिवीजन आ प्लस ए कर देंगे तो ए बन जाएगा। आ प्लस ओ करते हैं तो आपका ओ बनता है, और आ प्लस ओ ही करके ओ बना सकते हैं। इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस एक दो बार प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। और किसी ने कहा है कि जब प्रैक्टिस आप करने लगते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको तुरंत आ जाता है, ठीक है। तो
अभी तक हमने आपको बताया कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, इतनी जानकारी हमने आपको दी। अब हम लोग आते हैं व्यंजन पे। हालांकि अभी स्वर में और है, लेकिन अभी इकट्ठा आपको पढ़ाएंगे तो आप भूल जाएंगे। अब हम आपको थोड़ा सा व्यंजन के बारे में बता देते हैं, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत जानकारी इसमें आपकी बची है उसे कंफर्म हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें आपको कंफर्म कर देंगे और आपका वर्णमाला कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब बात आई व्यंजन, ठीक है। अब व्यंजन कितने होते हैं, चलिए आइए हम उसको भी जान लेते हैं। व्यंजन होता है 33। अब कौन कौन सा होता है, चलिए ठीक है हम देखते हैं कि कौन कौन से व्यंजन 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, श, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, सा, हा, ठीक है। तो 33 होते हैं। अब देखते हैं 33 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये तो ये 5 आपके ये हुए, 5 ये हो गए, 10 है, ये 5 आपका हुआ, 15 हुआ, ये 5 20 हुआ, ये 25, ठीक है। 25 और 4 कितना होता है आपका होगा 29, और 29 को 33। तो ये आपके व्यंजन 33 इतने होते हैं, ठीक है। तो आपने व्यंजन जाना। अब आई बात, कभी आपने सुना होगा कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, चलिए ठीक है हम स्पर्श व्यंजन भी जानते हैं। और आपने सुना होगा कि ये सॉरी वो क्या होता है, ये स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। क से लेके आपका मा तक होता है, ठीक है। 5 इधर 5 इधर 5 5 5, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। इसी को हम लोग वर्ग व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो भी आप बताइएगा स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन आपका 25 होता है। अब बात आती है कि इसे हम लोग वर्ग व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। और एग्जाम में पूछ भी लेता है कि वर्ग व्यंजन कितने होते हैं, तो वर्ग व्यंजन 25 होते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये भी हैं, और इधर से भी आप देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक हम लेते हैं, तो ये 5 का वर्ग बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसे वर्ग व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। कभी भी क्वेश्चन में आए तो आप कंफ्यूजन मत होइए कि वर्ग व्यंजन कहाँ से आ गया, हमने तो इसे पढ़ा ही नहीं। वर्ग व्यंजन तो ये ही होता है 25, ठीक है। स्पर्श व्यंजन आपसे क्वेश्चन में पूछे तब भी 25, वर्ग व्यंजन पूछे तब भी 25। तो इसमें आप कभी कंफ्यूजन मत होइए, नहीं तो आप सोचे कि स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए, वर्ग व्यंजन तो हम जानते ही नहीं, और वर्ग व्यंजन आपसे पूछ लिया तो आप वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप कितने 25 को स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब बात आती है कि चलिए 30 तो हमने जाना, 33 हमने जाना व्यंजन होते हैं। अब हमने जाना कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, और उसका एक और नाम होता है वर्ग व्यंजन भी, उसे जानते हैं, ठीक है। अब बात आती है, चलिए ठीक है यहाँ तक तो हमने जान लिया। अब ये क्या है, य र ल व, इसका भी तो कुछ नाम होगा, चलिए ठीक है इसका भी नाम है। इसका नाम, इसको हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं,
अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसको हम अंतस्थ व्यंजन के नाम जानते हैं। और अब बात आती है कि इसको किन नाम से जानते हैं। इसको हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। ऊष्म व्यंजन। आपसे वहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो ये एक ऑप्शन में ये दिया रहेगा, और या तो ये चारों दिए रहेंगे और ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, तो आपको वहाँ पे देख के करना है। और कभी कभी ये होता है कि ये पूछ लेता है कि एक ही दे देगा और बताएगा कि बताइए इसमें से कौन सा आपका व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको देख लेना है इन चारों में से अगर कोई है तो आपका राइट आंसर वही होगा। ठीक है, और उस व्यंजन भी आपसे पूछ लेता है कि उस व्यंजन बताइए उस व्यंजन कौन सा है। तो क्वेश्चन में पूछेगा और ये आंसर में 4 ऑप्शन में आपको दे देगा, और 4 ऑप्शन में से अगर इसमें से कोई है तो उस व्यंजन आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना हम जान लें। 33 आपका व्यंजन होता है और 25 आपका स्पर्श व्यंजन होता है, और इसी को हम वर्ग व्यंजन के नाम से जानते हैं। और ये अलावा ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, और ये श स स ये आपका पुष्प व्यंजन होता है। अब आता है बस छत्र ज्ञ श, ये क्या होता है चलिए उसे भी जानते हैं। बात आई छत्र तरह ज्ञान और एक दशरा। ठीक है, अब इसका भी ये इसका नाम क्या है। तो इसका नाम, ये चारों का नाम होता है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसका नाम संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि अब संयुक्त व्यंजन के अब इससे पता चलता है कि संयुक्त मतलब 2 व्यंजनों के जुड़ाव से बना है एक व्यंजन, तभी इसका नाम संयुक्त व्यंजन पड़ा है। अब किन 2 व्यंजनों से मिलकर ये आपका बना है तो वो हम आपको थोड़ा बता देते हैं। ये आपका अच्छा, आप थोड़ा ये बताइए, अब इससे वाकिफ हैं, ये जो नीचे चिन्ह लगा है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग हलंत चिन्ह के नाम से जानते हैं। और ये हलंत चिन्ह का प्रयोग किस लिए होता है और क्यों होता है, इससे अभी हम आपको समझा देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं, अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये क और का नीचे हलंत चिन्ह लगाइए, और ये श। ठीक है, और शा के नीचे हलंत चिन्ह लगाइए आ। इससे मिलके आपका ये छत्र बनता है। और आई बार तरह की व्यंजनों की मिलकर बनता है त और र। ठीक है, और आ, इससे मिलकर आपका तरह बनता है। अब क्या किन व्यंजनों की मिलकर बनता है ज और इया। ठीक है, इसे आ मत समझिएगा, ये इया है, और इया में हलंत चिन्ह लगाइएगा, और ये आ। ठीक है, इसे जा बोलते हैं, और ये शरा होता है। ये शा में हलंत चिन्ह लगाइए, और रा करिए, रा में हलंत चिन्ह लगाइए, और आ कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि चलिए ठीक है, हमने इसे जाना कि इन 2 व्यंजनों से मिलके ये बना। कभी कभी ऑप्शन में तो ये आपसे पूछ लेगा बताइए छत्र किन 2 व्यंजनों से मिलके बना है। अगर ये है तो ठीक है, राइट आंसर करिए। ये अतरा पूछेगा तो ये राइट आंसर करिए, ये है तभी राइट आंसर करिए, ये है तभी राइट आंसर करिए। आप कभी कभी ऑप्शन कुछ दूसरा दे देता है। ठीक है, तो उस पर आप थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना, वो ठीक है, क्योंकि आपका जो बेस कंप्लीट होगा तो उसको पहचानने में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। कभी कभी आपको ये दे देगा, जैसे आपको क और ये शा कर देगा, सिर्फ इतना देगा।
अगर ये है तो ये तो हमने आपको बताया, तो इसे तो आप पहचान जाएंगे। लेकिन कभी अगर ये दे देगा तो इनमें आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम लोग बाहर निकाले हैं ये हलन के जो चिन्ह लगा के हम लोग बाहर कर देते थे, लेकिन इसमें आज छिपा हुआ है। ये आपको जो छात्र है उसे कंप्लीट कर देता है। कभी ऑप्शन बी ये दे दे तब भी ये राइट आंसर है, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन मत होना, चाहे ये दे चाहे ये दे, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है, आपने इसे पढ़ा है, ठीक है। अब आता है तरा, तो ये ता कर देगा, अलंग चिन्ह लगाएगा और रा कर देगा। अब ये ऑप्शन में दे दिया, आपने कहा कि हमें तो ये पता है, हमें तो ये पढ़ाया गया है, और ये कहाँ से आ गया, या वो भी होता है, क्योंकि जो बेस नॉलेज होता है वहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हलन के चिन्ह लगा के आप बाहर कर दिए थे तो वो ये बनता है। लेकिन इसमें से हम आ नहीं निकाले थे तो आपका तराई यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बात आते हैं ज्ञान। ज्ञान का भी एक ऑप्शन ये दे सकता है, जब और या, तो इससे मिलकर ये बनता है। चाहे आपका ऑप्शन में ये दे चाहे ये दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको पता है, आप ऑप्शन कर सकते हैं, ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब आपका आता है श्रा, ये श और रा, ये दे तब भी आपका गलत नहीं है, या ये दे या ये दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको जानकारी नहीं हो चुके होंगे, अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट से करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इतना तो जान चुके हैं। अभी हमने कहा ये हलन का चिन्ह होता है, कहाँ पे प्रयोग होता है, कैसे होता है, तो उससे भी थोड़ा आप जान लीजिए। जैसे हमने बोला कि आपका व्यंजन 33 होता है, ठीक है। 33 आपके व्यंजन होते हैं, लेकिन वो बिना स्वर के वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो आप देखिए, जैसे हमने क्या लिखा है, हम यहाँ आप कोई भी क तो जब उच्चारण करेंगे तो क, जब का बोलते हैं तो आ भी निकलता है, ठीक है। तो आ, इसमें तो कोई मात्रा तो दिखता नहीं, क्योंकि आ की मात्रा होती ही नहीं है। अब वो इसमें लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो आ की मात्रा नहीं होती तो इसमें लगा नहीं है, लेकिन आगे जो उच्चारण की ध्वनि होती है वो निकलता है, ठीक है। तो हलन का चिन्ह लगा के इसे आप लोग आ कर दीजिएगा। और ये क्या कुछ कंप्लीटली लिखा होता है तो ये क्या होता है, ठीक है ना। तो इससे आपका क्या बनता है, जैसे खा खा में हलन का चिन्ह लगा के ये आप बाहर कर दीजिएगा, और ये टोटल अगर खा तो ठीक है। अब बात आती है कि चलिए ठीक है, हमें ये तो पता हो गया। कभी कभी आपसे पूछता है, कोई शब्द दे दिया, आपसे पूछेगा कि बताइए इसका वर्ण विच्छेद कौन सा राइट है। तो अगर आपको वर्ण विच्छेद करना आता है तो आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि वर्ण विच्छेद एकदम इजी है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको तोड़ने में दिक्कत नहीं होगा। हमने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन, अगर आप संयुक्त व्यंजन को तोड़ना जानते हैं तो आपको वर्ण विच्छेद करने में तनिक भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और ऑलरेडी तो ये जैसे जितना आप ये बता चुके हैं वो तो कर ही लोगे, लेकिन आपको संयुक्त व्यंजन विशेषकर ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी वर्ण विच्छेद में वही दिक्कत आपको कर देते हैं। जैसे आपको दे दिया कच्छा, कच्छा ये शब्द आपको दे दिया, अब बोलेगा कच्छा, कच्छा शब्द का वर्ण विच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो कच्छा शब्द का वर्ण विच्छेद आपसे पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको आता है तो इजी कम, ठीक है। अब आपको हम तो बताए थे, ठीक है, कि इसे कैसे वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। देखिए ये का है, का में आ है, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा अच्छा बनाया है, और का में आ है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। और बात आती है ये कैसे टूटेगा, ये हमने अभी पढ़ा था, छद्र किन दो व्यंजनों के मिलकर ये टूटा है, तो अभी उससे ही तोड़िएगा। छद्र किन दो व्यंजनों के मिलकर टूटा था, क और श से, ठीक है। तो ये क है और श, और ये मात्रा रहेगा भैया आ की, बड़ा आ की मात्रा है तो यहाँ पे बड़ा आ कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी तो स्वर है, इसे कंप्लीट कर देगा, तो इसका दिक्कत मत लीजिएगा। अगर यहाँ पे बड़ा मात्रा ना होती तो आ लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मात्रा है वही लगाएंगे, क्योंकि जो स्वर है उसे कंप्लीट पूरा कर देगा, ठीक है। अब थोड़ा समझ में आ गया हो तो थोड़ा और बता दे रहे हैं आपको, तभी दे देगा आपको
ज्ञान, ज्ञान शब्द का वर्ण विच्छेद क्या है? तो ये ज और या, अब ये मात्रा आपको दिखा पड़ा है, लगा दीजिएगा। और नाम, नाम में क्या दिख रहा है? किस चीज की मात्रा है? अ की है, ठीक है। कि आ की मात्रा होती नहीं है लेकिन छुपी हुई होती है, तो ये अ की मात्रा है। तो ये वाला अगर ऑप्शन में है तो आप राइट आंसर कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी ये पूछ लेता है, तो अगर बेसिक जानकारी आपको है तो आप क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब आई बात, इतना हम आपको जानकारियाँ दे चुके हैं। अब जितना भी वर्णमाला में और जानकारियाँ हैं तो हम आपको अगली वीडियो में उसे वाकिफ करा देंगे। और जितने उससे आप करने के बाद फिर आपको कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दें तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन के साथ, तो हम आपको क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है ना। और जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी आपके आने लगे, हम पूरा प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि प्रैक्टिस करवाएं या ना करवाएं। और सबसे बड़ी बात है कि हम वर्ण विच्छेद आपको पढ़ा देंगे, तो आप क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। कोई भी पुस्तक लीजिएगा और उसमें जब क्वेश्चन आप करना स्टार्ट कर देंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, और जो नहीं आएगा आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर जो आपके जैसा भी कहेंगे वैसा हम कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब अगली क्लास में हम आपसे जरूर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।